डॉक्टर बी आर अम्बेडकर उन कुछ पॉलिटिकल लीडर्स में थे जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड किया था। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस लंदन में हुआ करती थी। 1930 और 32 के बीच में इंडिया के लीडर्स और ब्रिटेन के लीडर्स को एक साथ एक कंसेंसस बिल्डिंग में लाने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस की गई थी और इसमें अंबेडकर जी ने डिप्रेस्ड क्लासेस को रिप्रेजेंट करते हुए तीनों मीटिंग में हिस्सा लिया था। इसी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर अंबेडकर साहब ने डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग की थी। उनका ये मानना था कि जिस तरह से सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिलने से मुस्लिम्स लोग थोड़े एम्पावर दिख रहे हैं सोसाइटी में, वैसे ही डिप्रेस्ड क्लास भी एम्पावर हो जाएंगे। इस बात को समझते हुए ब्रिटिश इंडिया ने कॉम्युनल अवार्ड घोषित किया और जैसे ही कॉम्युनल अवार्ड घोषित हुआ, डिप्रेस्ड क्लासेस को भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिलने की बात हो गई इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम में। ये चीज़ महात्मा गांधी जी को पसंद नहीं आई और महात्मा गांधी जी उस समय यरवदा जेल पुणे में थे और वहाँ उन्होंने फास्ट या भूख हड़ताल रख ली। अंबेडकर जी को बहुत मनाने के बाद एक कंसेंसस बनाया गया अंबेडकर जी के और महात्मा गांधी जी के बीच में। महात्मा जी का कहना था कि जिस तरह से सेपरेट इलेक्टोरेट्स ने हिंदू और मुस्लिमों को अलग सा कर दिया है, एक उनके बीच में दीवार सी खींच दी है, खाई सी बना दी है, यदि यही चीज़ डिप्रेस्ड क्लास को दी जाती है तो हिंदू समाज भी बिखर जाएगा और टूट जाएगा और ये अल्टीमेटली डिवाइड एंड रूल का एक नया जरिया हो जाएगा ब्रिटिश इंडिया का, जो इंडियंस की एकता को तोड़ सकता है। इसको समझते हुए पूना पैक्ट ऑफ 1932 साइन किया गया था महात्मा गांधी जी और अंबेडकर जी द्वारा। हालांकि महात्मा गांधी जी इस समय जेल में थे, तो मदन मोहन मालवीय जी ने महात्मा गांधी जी की जगह पे इसको सिग्नेचर किया था और पूना पैक्ट ऑफ 1932 साइन किया गया था। पूना पैक्ट के हिसाब से अंबेडकर जी ने डिप्रेस्ड क्लास को सेपरेट इलेक्टोरेट्स तो नहीं, लेकिन एक रिजर्वेशन के तहत कुछ सीटें लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में रिजर्व्ड कराई थी। प्लस कांग्रेस ने यह वादा किया था कि डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए एजुकेशन के लिए काम किया जाएगा। और यदि हम आगे बात करते हैं तो अंबेडकर जी ने एक किताब में आरबीआई के बारे में सजेशन दिया था, या एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए इंडिया में, इसके बारे में बात की थी। इसी चीज़ को समझते हुए जब हिल्टन यंग कमीशन बना था, उन्होंने भी आरबीआई बनाने की या सेंट्रल बैंक बनाने की रिकमेंडेशन दी। तो 1934 के आरबीआई एक्ट से जब आरबीआई बनता है, जो हमारा इंडिया का आज की डेट में सेंट्रल बैंक है, वो कहीं ना कहीं अंबेडकर जी का भी एक आइडिया था जो उन्होंने अपनी किताबों में लिखा था। यदि मैं अंबेडकर जी के पॉलिटिकल कैरियर पे बात करूं तो 1942 के वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में वो मिनिस्टर ऑफ लेबर थे, लेबर मिनिस्ट्री को संभालते थे। इंडिपेंडेंस के बाद जब जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस में, या जवाहरलाल नेहरू लेड कांग्रेस ने जब इंडिपेंडेंट इंडिया की बागडोर संभाली, तो उस समय नेहरू जी ने अंबेडकर जी को इनवाइट किया और अंबेडकर जी हमारे देश के पहले लॉ मिनिस्टर बने। जी हाँ, 1947 में डॉक्टर अंबेडकर जी हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के लॉ मिनिस्टर थे। हालांकि 1951 में उन्होंने रिजाइन कर दिया। ऐसा माना जाता है कि हिंदू कोड बिल को लेते हुए नेहरू जी में और अंबेडकर जी में कुछ डिफरेंसेस क्रिएट हुए और अल्टीमेटली 1951 में अंबेडकर जी ने मिनिस्ट्री को छोड़ दिया। इसके बाद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी राज्यसभा के मेंबर रहे। 1952 में उन्होंने राज्यसभा मेंबर का पद संभाला और ये राज्यसभा मेंबर रहे जब तक इनका निधन नहीं हुआ। आज के एपिसोड में हमने डॉक्टर अंबेडकर जी के बारे में बहुत सी चीज़ें जानी। मेरे को लग रहा है कि आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी। मुझे कमेंट द्वारा ज़रूर बताएं। आयुष पांडे साइनिंग ऑफ। थैंक यू।